सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना सबसे पहले इसको। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में भारत का 82वां 82 नंबर का रामसर स्थल ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। आपको वैसे याद होगा अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, हमारे पास टोटल 80 रामसर स्थल है, पर अब 2 और जुड़ गए हैं तो टोटल 82 हो गए हैं। अब 2 कौन कौन से जुड़े हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो 81 नंबर का बना है वो बिहार से है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और जो 82 नंबर का रामसर स्थल है वो भी बिहार का ही है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। और इस तरह से आप कह सकते हो बिहार में अब टोटल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। 2 तो ये अभी हो गए और एक पहले से मौजूद है, वो आपको मिलेगा बेगूसराय जिले में कांवर झील जो है। तो इस तरह से बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हो चुके हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको कहाँ मिलेंगे, तो यूके में मिलेंगे 175, फिर मैक्सिको में मिलेंगे 144, और तीसरे नंबर पे भारत और चीन आते हैं, दोनों में 82 हो गए हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप बताने की कोशिश करो कि भारत का पहला रामसर स्थल ये कौन सा है और कब बना था। वैसे रामसर स्थान अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ईरान में, जहां पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। इसीलिए तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इस पे भारत ने कब सिग्नेचर किए थे, या यूं कहूं कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को। तो याद रखना भारत में कितने रामसर साइट्स हो चुकी हैं, 82 हो चुकी हैं। और भारत में भी अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी तमिलनाडु में, 16 हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, वहां पे 10 है। मैंने अभी आपसे पूछा भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो एक तो उड़ीसा का चिल्का लेक हो गया, और एक केवलादेव नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा राजस्थान में। इनको दर्जा मिला था 1981 में। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल पूछे तो हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका वेटलैंड है वो। अच्छा, ये आर्द्र भूमि होता क्या है, वेटलैंड्स होते क्या हैं? वेटलैंड में नाम से समझ में आ रहा है, लैंड मतलब भूमि, वेट मतलब जो नमी वाली भूमि है। तो ये ऐसा वन क्षेत्र हो गया या ऐसी भूमि हो गई जो पूरे वर्ष भर या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर पानी में डूबी रहे, उसमें नमी रहे। तो ऐसी भूमियों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। अच्छा, इस बार जो हमने कहा वर्ल्ड वेटलैंड डे हम हमेशा मनाते हैं 2 फरवरी को, लेकिन इस बार की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिए हैं सारी बातें, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र 79th सेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा फिलेमोन यांग। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है किसे? फिलेमोन यांग को। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा कि ये किस देश के हैं? तो ये कैमरून के हैं। ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी जो 78 नंबर के अध्यक्ष हैं उनका नाम तो आप सभी जानते हो, डेनिस फ्रांसिस है। वे किस देश से हैं? त्रिनिदाद व टोबैगो। और मैंने आपको बताया है कई बार, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आया था कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। इनका नाम नहीं दिया, इनका नाम नहीं पूछा था, देश का नाम पूछ लिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फिलेमोन यांग किस देश के हैं ये जरूर याद रखना, कैमरून से हैं। कैमरून के स्टैटिक भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो 79th नंबर का सेशन है, सत्र है, ये कब से शुरू होगा? सितंबर 2024 से। बाकी इमैनुअल सोबेरन की बात करें तो अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की ये अध्यक्ष बनी थी, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। बाकी साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछूं अगर कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। और इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। अच्छा, आप तो मुझे ये बताएं कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, इसके मुख्य रूप से आपको 6 अंग मिलेंगे, जिसमें से सबके हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, केवल मात्र एक का नहीं है। तो यही आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि वो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, और न्यूयॉर्क में नहीं है तो कहां पर है?
ये भी आपको बताना है। ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ क्योंकि हटके प्रश्न है। बाकी यहाँ पे कैमरून की बात हुई थी, थोड़े से उसके स्टैटिक देखते हैं क्योंकि ये कंट्री अभी न्यूज़ में है। तो कैमरून आप मैप में देखो, ये एक अफ्रीकन देश है और इसकी कैपिटल होती है योंगे, योंगडे बोलते हैं, योंगे योंगे, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को। तो हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना। इस बार की थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। इंग्लिश में बोलोगे तो फूड सेफ्टी एंड प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। पहली बार इस दिन को 2019 में मनाया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे वर्ल्ड फूड डे कब होता है? देखो, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। एक वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं हम, वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कई बार बताया है मैंने आपको, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा रोम, इटली में। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस, कब मनाते हैं? वो 28 मई को। वैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक जरूर याद रखना, 111 थी। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न नोट करो। भूख भूख से याद आया, आलू, इंटरनेशनल पोटैटो डे। इस साल पहली बार हमने इसको मनाया है, हम पढ़ चुके हैं इसे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इंटरनेशनल पोटैटो डे ये हमने कब सेलिब्रेट किया, कब मना रहे हैं? और ये नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च को होता है। तो वैसे अभी जून में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं? 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था। तो जून में ये अभी तक इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो किसके साथ मिलकर तृष्णा मिशन पर काम करेगा? तो आंसर होगा फ्रांस। देखो, आपको पता है भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और उसी तरह से फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो है CNES, यानी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। तो ये दोनों मिलकर के तृष्णा मिशन पर काम कर रहे हैं। तृष्णा की फुल फॉर्म क्या होती है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। तो मतलब इसमें ये एक सैटेलाइट स्थापित करेंगे जिसका एकमात्र लक्ष्य है पृथ्वी की सतह की तस्वीरें लेना। तो इससे हमें जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन, या यूं कहूं कि मुख्य रूप से पृथ्वी के तापमान को ये मेजर करने की कोशिश करेंगे इससे। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये जो तृष्णा मिशन है इसे कौन कौन शुरू कर रहे हैं? भारत और फ्रांस मिलकर के। अच्छा, फ्रांस के कुछ स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा, फ्रांस ले चलूंगा मैं अभी आपको, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट मिशन की हम बात करते हैं। देखो, ये तो तृष्णा मिशन हो गया, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हमारा पहला सूर्य मिशन जो है उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा आदित्य L1। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इसको हमने किस लॉन्च व्हीकल से, किस रॉकेट से लॉन्च किया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको कई बार बताया। उसके अलावा नासा किस मिशन के तहत दूसरी बार इंसानों को चांद पर भेजेगा? तो आंसर होगा आर्टेमिस मिशन। और इस बार इसमें पहली महिला भी जाएंगी, उनका नाम क्रिस्टिना कोच है। अगर पूछे पेस मिशन को किसने लॉन्च किया था, तो आंसर होगा नासा ने ही। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था? ओशियंस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। फिर पूछ रहे साइकी मिशन को किसने लॉन्च किया था, तो इसको भी नासा ने ही। साइकी नाम का एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है, उसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। और डाविंची मिशन ये कौन लॉन्च करेगा? अभी किया नहीं गया, करेगा। कौन करेगा? ये भी नासा ही करेगा। और ये मिशन 2029 में वीनस के ऊपर से उड़ान भरेगा, जो हमारा वीनस ग्रह है, वीनस प्लेनेट, इसके ऊपर से, और उसके कठोर वातावरण का ये पता लगाएगा। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट मिशन है, इनको ध्यान में रखना। लेकिन बात यहाँ पे फ्रांस की हुई थी, तो चलो फ्रांस ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल पेरिस है। और पेरिस नाम सुनते ही आपको याद आएगा 2024 में 33वें समर ओलंपिक को कौन होस्ट कर रहा है? पेरिस। पेरिस के फ्रांस में हो रहा है। करेंसी यूरो होती है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और इस बार के रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट यही थे। अभी यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो फ्रांस के सबसे युवा व पहले गे प्रधानमंत्री हैं, नाम है गैब्रियल एटल। अब एक और होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि अभी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये 3 देशों के बीच में हुआ था अरब सागर के ऊपर, जिसमें एक भारत था, एक फ्रांस था, और तीसरे देश का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है, 2024 के जनवरी से लेके अभी तक के सारे एक्सरसाइज में आपको बार बार रिवाइज करवाता हूँ। तो मेरा मानना है
इतनी बार रिवीजन करवाने पे, अगर जनवरी से आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इतनी बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अगर 12-15 एक्सरसाइज अभी तक हमने कर ली होंगी तो यूँ समझो 12-15 बार रिवाइज करवा दिया। तो मेरा मानना है अब आपको चीज़ें याद होने लगी होंगी। तो फिर उत्तर दो फिर। अच्छा, इसरो की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसरो की भी चर्चा हो रही है। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर है बंगलुरु में और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक ये कहां पे हुई? तो आंसर होगा अमेरिका। तो कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी को देखते हुए अभी ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की शुरुआत की गई है। और अभी इसकी पहली बैठक ये कहां पे हुई? तो सैन डियागो कैलिफोर्निया अमेरिका में, जहां पे अभी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन हुआ, वहीं पे इसकी बैठक हुई है। और ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, याद रखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है। और इस अलायंस में, इस गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन। तो इस अलायंस को बनाने का उद्देश्य, इस गठबंधन को बनाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो उस समय आपने देखा पर्याप्त दवाई आपूर्ति सभी जगह नहीं हो पाई थी। तो इस गठबंधन को बनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे समय में पर्याप्त दवाई आपूर्ति सभी जगह हो सके, इसी के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना। इसकी पहली बैठक अभी सैन डियागो अमेरिका में हुई थी। अच्छा, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से आपको याद आएगा कि G20 में भी यूरोपियन यूनियन शामिल है। पर पिछले साल जब इसकी अध्यक्षता भारत के पास आई थी, 2023 में G20 को हेड भारत ने किया था ना, तो उस समय एक और इसका मेंबर बना था। कौन? अफ्रीकन यूनियन। अब इसमें सदस्य देश हो गए हैं 21। चलो फिर फटाफट से बताओ 2024 में G20 को होस्ट कौन कर रहा है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न मैंने पूछ लिया। और वैसे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? एडिस अबाबा, इथोपिया में। आप जानते हो अभी आसियान का 11वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? तिमोर लेस्ते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा नवीनतम सदस्य बना था ईरान। और नाटो का भी 32 नंबर का मेंबर कंट्री बना था स्वीडन। उससे पहले 31 नंबर का फिनलैंड बना था। इसमें अभी 5 नए देश शामिल हुए हैं। अभी 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए। कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र और ईरान। वैसे 6 होने वाले थे। तो प्रश्न अभी एग्जाम में बना था कि कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा सुनीता विलियम्स। तो बोइंग कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है और इसका एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है स्टार लाइनर। और अभी इसे उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है सुनीता विलियम्स। वैसे उनके साथ एक साथी भी है, पुरुष साथी हैं, वो पुरुष अंतरिक्ष यात्री हैं वो। उनका नाम है बुच विल्मोर। और अभी ये दोनों इस अंतरिक्ष यान में बैठ करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। कहाँ से लॉन्च हुआ, कहाँ से उड़ान भरी इसने? फ्लोरिडा से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सुनीता विलियम्स, जो कि एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। अच्छा, वैसे अभी तक कौन कौन सी भारतीय अमेरिकी महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी है? एक कल्पना चावला आपको याद होगा, और इनकी खास बात यह है कि इनका जन्म भारत में हुआ था। बाकी सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांदला भी हैं, वो भारतीय मूल की कहलाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भारत से बिलोंग करते थे, लेकिन जन्म उनका वहीं हुआ था। लेकिन कल्पना चावला की खास बात है कि उनका जन्म यहीं पे हुआ था। बाद में तो वो भी अमेरिका चल गई थी, लेकिन अंतर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, ये गोपी थोटागोरा का नाम अभी न्यूज़ में था। अभी स्पेस टूरिज्म या स्पेस टूरिस्ट बनने वाले ये पहले भारतीय बने थे। इनका नाम आप जरूर याद रखना। भारत में आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। और अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? ओलेग कोनोनेंको। ये रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं, ये रशिया के हैं। उसके अलावा मान लो अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा इनका नाम था। और चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु मैंने आपको बताया था लाइका, जो कि एक कुत्ता था। भारत का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट है। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। और पहली महिला कौन थी भारतीय मूल की, या भारतीय कहूँगा, आंसर होगा कल्पना चावला। और अब ये भी जोड़ लेना इसमें गोपी थोटागोरा का नाम भी, कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक ये बन गए हैं।
और हम नेशनल स्पेस डे कब मना रहे हैं? 23 अगस्त को। क्यों मना रहे हैं ये भी याद रखना। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी चांद पर। चांद के साउथ पोल पे उतरने वाले हम पहले देश भी बने थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, 1961 में गए थे। कब? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो हम मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 12 अप्रैल को। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहां पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा हंगरी में। तो अभी हंगरी में ये पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज बनकर के तैयार हो गया। इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। लंबाई की बात करोगे तो 800 मीटर ये लंबा है, चौड़ाई में 1.2 मीटर ये चौड़ा है। और ये ब्रिज वॉर हिल और स्जोर हिल के बीच में बना हुआ है। ये जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसको बनाने में खर्चा आया 99 करोड़ रुपए और इसको नाम दिया गया, इस ब्रिज को नाम दिया गया ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। अच्छा, बिल्कुल ध्यान देना क्योंकि इसी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जो ब्रिजेस से संबंधित या पुल से संबंधित आप प्रश्न पढ़ते हो वो सारे यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पे बना तो आंसर होगा नागपुर में। अगर पूछे भारत का पहला केबल रेल पुल कौन सा है तो अंजी खड पुल, जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जिसकी लंबाई है 473 मीटर। अगर पूछे भारत का सबसे लंबा नदी पुल या रिवर ब्रिज ये कौन सा है? डॉक्टर भूपेन हजारिका, या जिसे डोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। ये असम में मिलेगा आपको। 9.15 किलोमीटर ये लंबा है। असम और अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। अगर पूछे दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, ये वियतनाम में है, व्हाइट ड्रैगन जिसको कहते हैं, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल अभी बनकर तैयार हुआ तमिलनाडु में, 570 मीटर लंबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये कहाँ पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। ये एक रेल ब्रिज है, चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। और कितनी ऊंचाई है? 359 मीटर ऊंचाई पर है। लंबाई में बात करोगे तो 1315 मीटर है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में मिलेगा। वैसे अभी इसको हम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम से जानते हैं इस रेलवे स्टेशन को। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। अच्छा, देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये अटल सेतु है। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और इसी साल आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन भी किया था, जिसका नाम है T50। लंबाई है 12.77 किलोमीटर। वैसे भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नाशेरी सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। वैसे अभी इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो अटल सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। और देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसको आप कहते हो सुदर्शन सेतु, ये कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात के द्वारका में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है और इसका नाम सुदर्शन सेतु रखा है। और अभी पीएम मोदी ने ही अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में सेला टनल का भी उद्घाटन किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। और आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये चित्रकूट के तुलसी जल प्रपात पर बनकर तैयार हुआ। और इसका शेप साइज की अगर बात करेंगे तो भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ये बना हुआ है। ये भी अभी लेटेस्ट ही हमने पढ़ा था। तो ये ब्रिज से संबंधित, पुलों से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्रेक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, अपने करंट अफेयर्स पढ़ाने का यही एक यूनिक तरीका है। जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक साथ रिवाइज करवा देता हूं। और यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जो प्रश्न अभी आपको समझाया गया, जिस प्रश्न को अभी आपने पढ़ा 1 से 2 मिनट तक, वो आपके माइंड में चल रहा है। फिर आपको रिवीजन में अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, जैसे कि अभी पुल की बात चल रही है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं अवार्ड्स का, समिट्स का, अपॉइंटमेंट्स का, तो उसमें कोई मेहनत नहीं है। ना मजा है ना मेहनत है। ना आपको मजा आएगा ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मजा तो तब आएगा उसी से को जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने में हमने पढ़े, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका मैं आपको रिवीजन करा दूं, ताकि आपके माइंड में एक चेन बन जाए। जब चीजों का आप लिंक करके चेन बना करके याद करोगे तो वो चीजें हमें आसानी से याद रहती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो ऐसी चीजों को पढ़ने से मजा भी आता है और मेहनत भी लगती है। वो मेहनत मुझे करनी पड़ती है आपका इस तरह का कंटेंट तैयार करने में। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो इस सेशन को सपोर्ट जरूर करा करें, इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करा करें। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का।
तो प्लीज़ वीडियो को अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने AQAIMS और एयर प्रवाह नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। अभी याद है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, तो उसी मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, S कृष्णन उनका नाम है, उन्होंने अभी स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी कि इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है एयर प्रवाह, इसको लॉन्च किया। और लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, ये क्या करेगा? तो इसे रियल टाइम यानी कि वास्तविक समय में एयर क्वालिटी पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एयर प्रवाह जब मैंने आपसे बोला होगा तो प्रवाह नाम से आपको कुछ याद आया क्या? याद आना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था एक प्रवाह सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था इसरो ने। तो जो भी एरोस्पेस वाहन होते हैं उनके एरोडायनेमिक विश्लेषण एनालिसिस करने के लिए वो प्रवाह सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था इसरो ने। और यहाँ पे ये एक एयर प्रवाह नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, दोनों को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किस देश में माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो ये कनलाओन ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आंसर होगा फिलीपींस में। और ये ज्वालामुखी नेग्रोस आइलैंड पर स्थित है और ये विस्फोट काफी भयानक था। जब विस्फोट हुआ तो राख के गुब्बारे 5 किलोमीटर ऊपर तक चले गए। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के हवाई प्रांत में जो किलाउआ ज्वालामुखी है उसमें भी विस्फोट देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इसमें से कई प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोले ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपरी द्वीप पर। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी आपको मिलेगा सिसिली द्वीप पर। विसुवियस ज्वालामुखी भी यहीं पर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। ये किलायू ज्वालामुखी या किलाउआ ज्वालामुखी भी आप कह दो इसे। मोनालोआ ज्वालामुखी हो गया, ये आपको अमेरिका में हवाई द्वीप पर मिलेंगे। क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिनाबुंग, सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में आपको मिलेंगे। अभी इंडोनेशिया में एक माउंट इबू ज्वालामुखी है, उसमें भी विस्फोट देखने को मिला था, हमने पढ़ा था उसे। और अगर पूछे ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है तो याद रखना जल वाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। और आप देखोगे ये रिंग ऑफ फायर के ऊपर स्थित जो भी देश होते हैं यहीं पे ये नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। ज्वालामुखी का फटना हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के मिलती है। जब भी उनमें कोई हलचल होती है तो ये गतिविधियां होती हैं। बाकी ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो याद रखना वोल्केनो को, ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, फिलीपींस जो हमारा यहाँ पे उत्तर था, फिलीपींस से आपको याद आएगा अभी हमने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हमारी सबसे पहले किस देश को बेची है? तो फिलीपींस ही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा सरबजोत सिंह ने। तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया ये याद रखना, म्यूनिक जर्मनी में, जिसमें सरबजोत सिंह ने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना और इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्त। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अंतरराष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। फिर पूछा था, अंतरिक्ष में पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? ओलेग कोनोनेंको। फिर पूछा, यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया कौन सा? पेरू। फिर पूछा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर पीएम मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। फिर पूछा, भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की? तो आंसर होगा मसूरी। फिर पूछा, पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की? IUCN ने। फिर पूछा, किसने अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया? तो जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर पूछा, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला सान्या मल्होत्रा।
फिर पूछा अभी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति कौन बने, वाइस चांसलर, तो राकेश मोहन जोशी। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के क्राउन प्रिंस बने, तो आंसर होगा कुवैत। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि इसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना था, तो आंसर होगा पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।